नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। इसमें हम लोग जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम झारखंड उत्पाद सिपाही और भी एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें विज्ञान का जो लेवल है वो इसी स्तर का पूछा जाता है। तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, इसका एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आपका सामान्य विज्ञान और जनरल जीएस और झारखंड के भी वीडियो का प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है। तो आप लोग वहां से जाके इसके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव निष्क्रियण किस ग्रंथि द्वारा होता है? हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वह किस ग्रंथि से होता है? तो वह होता है अग्नाशय से। किससे? तो अग्नाशय से होता है, यानी पेनक्रियाज से। इंसुलिन अमाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीप समूह यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए का द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? यह जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। किसने? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध द्विकुंडलिनी यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है? ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक जड़ों से जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम ऊतक तैयार भोजन का परिवहन करता है। पौधों में जाइलम जो होता है वो जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो है वह तैयार भोजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? तो सुसाइड बैग जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? तो AB रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। AB पॉजिटिव समूह वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए वे किसी भी रक्त समूह का रक्त प्राप्त कर सकते हैं। O नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, किसका? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर
कफ का उपयोग धमनियों में रक्त के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। जो सामान्य रक्त दाब होता है वो लगभग 120/80 mm ऑफ Hg होता है। कितना? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? यानी किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। कौन सा? तो एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है और तनाव या खतरे की स्थिति में शरीर को आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे हृदय गति बढ़ाना, श्वास दर बढ़ाना के लिए तैयार करता है। अब हम लोग देखेंगे रासायन विज्ञान के प्रश्नों को। जैसे जल, वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह H2O है। जल जो है 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर किसका बहुलक यानी पॉलीमर है? जो नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर, वो किसका पॉलीमर है? यह आइसोप्रीन का पॉलीमर है। किसका? तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जो आइसोप्रीन यानी C5H8 नामक एकलक यानी मोनोमर की लंबी श्रृंखला से बना होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है वह मीथेन को कहा जाता है। मीथेन यानी CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को दलदली क्षेत्रों से निकलने के कारण मार्स गैस कहा जाता है। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन जो है एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है। अगला प्रश्न है, कठोर जल यानी हार्ड वाटर को मृदु सॉफ्ट बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु यानी सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका? तो सोडियम कार्बोनेट का। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर उसे मृदु बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन सा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित यानी पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी कि मान चलिए ये प्रोटॉन है वो P से और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। कौन? तो इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों यानी थिन शीट्स में बदला जा सकता है, क्या कहलाता है? यानी पीट कर पतली चादरों में जिसे बदला जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी कहा जाता है। मेलेबिलिटी दैट मीन्स आघात वर्धनीयता वह गुण है जिसके कारण धातुएं बिना टूटे हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में ढाली जा सकती है, जैसे एल्युमिनियम फॉयल।
अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्रश्नों को। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर किसकी इकाई है? यह इकाई जो है यह ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की व्यावसायिक इकाई है, जिसका उपयोग घरों में बिजली की खपत मापने के लिए किया जाता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? यह -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो दोनों एक समान ही तापमान को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल यानी दाब, पास्कल जो होता है वो दाब का एसआई मात्रक है। दाब जो होता है को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी प्रेशर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का प्रयोग जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा यानी एम्पियर में को मापने के लिए किया जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो एमीटर है या आमीटर है उसको हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? जो आकाश का नीला रंग है वह किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में मौजूद धूल और हवा के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन दैट मीन्स स्कैटरिंग होता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण यह सबसे अधिक प्रकीर्णित यानी फैलता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम यानी एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? तो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर आधारित है, जहां भारी नाभिक यूरेनियम टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है यानी फ्रीली फॉलिंग होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ती है। क्या होती है? तो वह बढ़ती है यानी कि इंक्रीज होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी घटती है, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, जो उत्पाद सिपाही का प्लेलिस्ट बना हुआ है
वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।